स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो बिहार के दरभंगा शहर से जुड़ी है। वहाँ एक सरकारी इमारत है, एक रिमांड होम, जहाँ कभी बच्चे रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी है, वीरानगी है। हमारे पास एक विवरण है जिसका नाम है दरभंगा का श्रापित घर, सावित्री का श्राप, और ये बताता है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह डर और अनसुलझे सवालों का अड्डा बन गई। तो आज हम इसी विवरण में जो बातें कही गई हैं, जो घटनाएं बताई गई हैं, उन्हें जरा खोल कर देखेंगे। समझेंगे कि अप्रैल 2025 के बाद उस रिमांड होम में आखिर हुआ क्या था जिसने सबको हिला कर रख दिया। चलिए इस कहानी को जरा गहराई से टटोलते हैं। तो जैसा कि इस विवरण में बताया गया है, सब कुछ शुरू होता है अप्रैल 2025 में। दरभंगा का लहरियासराय इलाका, वहाँ ये सरकारी जुवेनाइल रिमांड होम था। करीब 30-35 लड़के रहते थे वहाँ। सब ठीक चल रहा था रोज की तरह, लेकिन फिर पहली घटना हुई। एक सुबह एक 16 साल का लड़का, वो अपनी डॉर्मेट्री के कमरे में पंखे से लटका मिला। ओह। हाँ, तो पुलिस आई, जांच हुई, जैसा होता है ऐसे मामलों में, और नतीजा आत्महत्या। केस बंद। हम शायद सोचा गया होगा कि भाई रिमांड होम है, माहौल तनाव का होता है, बच्चे मुश्किल हालात से आते हैं, तो हो सकता है एक दुखद घटना। हाँ, ये बात तो है। रिमांड होम जैसी जगहें, वहाँ तनाव, निराशा, ये सब तो होता ही है। बच्चे बहुत दबाव में होते हैं। लेकिन एक मौत के बाद उसे सीधे आत्महत्या मान लेना, क्या ये पूरी कहानी थी? स्रोत तो यही कहता है कि इसे एक अकेली घटना माना गया। बिल्कुल, पर ये अकेली घटना नहीं रही। विवरण के मुताबिक ठीक 3 महीने बाद, जुलाई 2025, कहानी ने एक डरावना मोड़ लिया। उसी डॉर्मेट्री के कमरे में, उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में, और ठीक उसी तरीके से पंखे से लटक कर एक और लड़के की मौत। अरे बाप रे। अब ये सिर्फ दुखद नहीं था, ये चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला। 2 मौतें, एक ही कमरा, एक ही तरीका। सवाल तो उठे होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। अक्टूबर 2025 आते आते नहीं, उसी कमरे में, उसी तरीके से तीसरी मौत। तीसरी मौत। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, हर 3 महीने में एक ही कमरा, एक ही तरीका, 3 लड़के। ये पैटर्न तो बहुत ही गंभीर है। और स्रोत कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर तीनों को आत्महत्या ही माना गया। हाँ, रिकॉर्ड्स में यही दर्ज हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्या ये महज संयोग था? 3 बार एक ही तरीका, एक ही जगह। ये आंकड़े तो किसी भी जांच करने वाले के मन में शक पैदा कर देंगे। क्या उस कमरे में कुछ खास था, या उन लड़कों के बीच कोई कनेक्शन जिसकी अनदेखी हो गई, या फिर जांच में ही कोई कमी थी? ये पैटर्न बताता है कि कहानी में शायद और भी कुछ था जो ऊपर नहीं आ पाया। ऐसी पुनरावृत्ति अक्सर किसी गहरे मुद्दे की तरफ इशारा करती है। और जाहिर सी बात है, इन लगातार अजीब मौतों का असर तो होना ही था। वहां जो बाकी बच्चे रह रहे थे, विवरण बताता है कि तीसरी मौत के बाद रिमांड होम का माहौल बिल्कुल बदल गया है। बच्चों में एक अजीब सा गहरा डर बैठ गया है। वो ऐसी बातें करने लगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। अच्छा। कई बच्चों ने कहना शुरू किया कि रात में उन्हें एक औरत दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, और सब लगभग एक जैसे ही बताते थे, सफेद साड़ी पहने हुए। और सबसे अजीब बात, उसके पैर नहीं होते थे, जैसे हवा में तैर रही हो। ओहो। कुछ ने यह भी कहा कि उसकी आंखें एकदम लाल अंगारों जैसी चमकती हैं। और एक और बात जो कई बच्चों ने बार बार कही, वो ये कि वो औरत हमेशा दरवाजा 3 बार खटखटाती है। 3 बार? हाँ, 3 बार दस्तक। ये बात बार बार आई। पता नहीं ये सिर्फ इत्तेफाक था या... ये दिलचस्प है। डर ने एक शक्ल ले ली थी। सफेद साड़ी, लाल आंखें, बिना पैर, 3 बार दस्तक। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ऐसे बंद जगहों पर, जहां बाहर की दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं होता और जहां ऐसी दुखद घटनाएं हुई हों, वहां डर और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। वो एक खालीपन को भर देती हैं एक तरह से। और बच्चों के बयानों में ये जो समानताएं हैं, ये अक्सर मास साइकोलॉजी या आप कह लें मास हिस्टीरिया जैसी चीजों का संकेत हो सकती हैं। एक का डर दूसरे को लगता है और फिर धीरे धीरे एक मिलती जुलती कहानी बन जाती है। और ये सफेद साड़ी, बिना पैर वाली औरत का जो बिंब है, ये तो हमारी लोक कथाओं, भूतों की कहानियों में काफी आम है। तो हो सकता है बच्चों के मन ने, उनके डर ने एक जाना पहचाना सा रूप ले लिया हो। हाँ, हो सकता है। और ये 3 बार दस्तक वाली बात, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, 3 की संख्या का कई संस्कृतियों में, लोक कथाओं में एक खास महत्व होता है। कभी शुभ, कभी अशुभ। हो सकता है ये बस ऐसे ही हो, या शायद डर को और रहस्यमयी बनाने का एक तरीका बन गया हो। या ये भी हो सकता है कि उन 3 मौतों से इसे अनजाने में जोड़ लिया गया हो। ये सब अटकलें हैं,
पर यह दिखाता है कि कैसे डर के माहौल में छोटी छोटी बातें भी बड़ा मतलब ले लेती है। और ये डर सिर्फ बातों तक नहीं रहा। विवरण में एक रात की घटना का जिक्र है। एक सिक्योरिटी गार्ड था ड्यूटी पर। उसने देखा कि डॉर्मेट्री की लाइटें अजीब तरह से जल बुझ रही हैं, टिमटिमा रही हैं। वो अंदर गया तो देखा एक लड़का बिस्तर पर बैठा है और नींद में बड़बड़ा रहा है, जैसे किसी से बात कर रहा हो। नींद में? हाँ, नींद में। गार्ड ने उसे जगाया, पूछा भाई किससे बातें कर रहे थे। लड़के ने जो कहा वो सुनकर गार्ड भी शायद हिल गया होगा। लड़के ने कहा, वो दीदी मुझे बुला रही हैं। दीदी? हाँ, दीदी। और अगली सुबह विवरण कहता है वो लड़का तेज बुखार में था और बस एक ही रट लगाए हुए था, वो दीदी वापस आएंगी, वो दीदी वापस आएंगी। ये घटना तो डर के असर को और मजबूत करती है। बच्चे का नींद में बात करना, फिर बुखार आ जाना, ये सब बहुत ज्यादा तनाव या डर के लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। और ये दीदी शब्द का इस्तेमाल, ये भी सोचने वाला है। क्या ये किसी जान पहचान वाले की तरफ इशारा था या उसी सफेद साड़ी वाली औरत के लिए था? ये जो अस्पष्टता है ना, यही डर को और बढ़ाती है। ऐसी हालत में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच में कुछ अलौकिक है या ये सब उन बच्चों के मन पर जो गुजरी है उसका नतीजा है। और ये डर अब सिर्फ रातों या बंद कमरों तक नहीं रहा, इसने लोगों को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। विवरण कहता है कि डर इतना बढ़ गया कि एक रात 12 लड़के 12 लड़के एक साथ प्लान बनाकर रिमांड होम से भाग गए। उन्हें वजह बताई। उन्होंने कहा, हमने उस औरत को देखा है, साफ देखा है। उसके हाथ में मशाल थी, जलती हुई मशाल। मशाल? हाँ, वो हमें ले जाने आई थी। 12 बच्चों का एक साथ भागना, ये साफ दिखाता है कि हालत कितनी बिगड़ गई थी। ये अब सिर्फ रात का डर या कानाफूसी नहीं थी, उनके लिए ये एक असली खतरा बन गया था। इतना बड़ा कि उन्होंने कानून तोड़ने का खतरा उठाया। और हाथ में मशाल लिए औरत, ये कहानी में एक और डरावना पहलू जोड़ता है। और इसका असर सिर्फ बच्चों तक नहीं रहा। जब बच्चे ही भाग रहे हैं तो स्टाफ कहाँ टिकता। विवरण कहता है कि इन सब घटनाओं के बाद रिमांड होम की जो कर्मचारी थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। खासतौर से रात की ड्यूटी साफ मना कर दिया। कोई तैयार नहीं था रात में उस बिल्डिंग में रुकने को। प्रशासन के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई होगी। हाँ, ये एक अहम मोड़ है। जब कर्मचारी ही जो उस जगह को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो खुद डर के मारे काम करने से मना कर दें, तो ये दिखाता है कि डर का असर कितना असली और गहरा था, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। अब ये सब बच्चों की कहानियां नहीं रहीं, ये तो पूरी संस्था के ठप पड़ जाने का खतरा था। बिल्कुल। और इसी वक्त पुलिस की भूमिका फिर से आती है। जाहिर है, बच्चे भागे, स्टाफ ने मना किया, तो दबाव तो बड़ा ही होगा। विवरण के मुताबिक पुलिस ने फिर से जांच की, शायद इस बार और गहराई से, लेकिन नतीजा वही। उन्हें किसी भूत प्रेत, किसी अलौकिक चीज या किसी साजिश का कोई ठोस कानूनी सबूत नहीं मिला। और यहीं पर वो विरोधाभास दिखता है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। एक तरफ है जांच जो सबूत मांगती है और उसे कुछ मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, भागते बच्चे, डरा हुआ स्टाफ और एक ऐसा डर जिसे हवा में महसूस किया जा सकता है। ये हालत दिखाती है कि सबूत की जो कानूनी परिभाषा है और इंसान के अनुभव का जो सच है, वो कई बार कितने अलग हो सकते हैं। डर खुद में एक बहुत ताकतवर सबूत बन जाता है, कम से कम उन लोगों के लिए जो उसे जी रहे हैं। संस्था के लिए शायद कोई भूत ना हो, पर डर का भूत तो वहां बैठ ही चुका था। सही बात है। और जब जांच, तर्क शायद ये सब जवाब नहीं दे पा रहे थे, तभी कहानी में अतीत की कुछ परतें खुली, जिसने मामले को और उलझा दिया। विवरण बताता है कि रिमांड होम की इमारत पुरानी हो रही थी। शायद इन घटनाओं के बाद मरम्मत का काम करवाने का सोचा गया, तो मजदूर बुलाए गए और जब वो काम करने आए तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको चौंका दिया। क्या? उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है जिस पर यह रिमांड होम बना है, इसके नीचे दरअसल एक पुराना कब्रिस्तान है, दबा हुआ, भूला बिसरा। कब्रिस्तान नीचे? हाँ, ये खबर ही अपने आप में सिहरन पैदा करती है। बिल्कुल। ये जानकारी तो कहानी का पूरा रुख ही बदल सकती है। कब्रिस्तान के ऊपर बनी इमारत, ये ख्याल ही बहुत सी संस्कृतियों में अच्छा नहीं माना जाता, और न जाने कितनी डरावनी कहानियों का आधार है ये। अचानक से उन सारी अजीब घटनाओं को एक संभावित वजह मिल जाती है जो तर्क से परे है, पर लोगों के विश्वास में गहरी बैठी है। और बात सिर्फ कब्रिस्तान पर खत्म नहीं हुई, एक और कड़ी जुड़ी। जब और पता किया गया, पुरानी बातें खंगाली गईं, तो मालूम हुआ कि 1960s के दशक में इसी जमीन पर, शायद तब कोई और इमारत रही होगी, सावित्री देवी नाम की एक नर्स काम करती थी। सावित्री देवी? हाँ। और कहानी ये थी कि उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा था, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।
इस नाइंसाफी और बेइज्जती से वो इतनी टूट गई कि उसने उसी जगह पर आत्महत्या कर ली थी। ओ, अब देखिए कहानी कैसे जुड़ रही है। पुराना कब्रिस्तान और उसी जमीन पर एक नर्स की ऐसी मौत जिसमें अन्याय भी था और आत्महत्या भी। सावित्री देवी। अब उस अनजाने डर को, उस सफेद साड़ी वाली औरत को एक नाम मिल गया, एक चेहरा, एक इतिहास। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी जगह से जुड़ी पुरानी दुखद घटनाएं, खासकर जिनमें अन्याय या अचानक मौत हुई हो, वो वक्त के साथ वहां होने वाली अजीब चीजों से जुड़ जाती हैं। सावित्री की कहानी उन बच्चों की मौतों और उस डर के माहौल के लिए एक बहुत शक्तिशाली वजह बन गई। भले ही कोई सीधा सबूत ना हो, ये लोकमानस में कहानी कैसे बनती है उसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो ये नाम, सावित्री का नाम, अब जैसे हवा में तैरने लगा। वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं रही, वो मौजूदा डर का जैसे केंद्र बन गई। और ये नाम कहानी के आखिर में एक बार फिर पूरी ताकत से आता है, एक बहुत ही नाटकीय घटना के साथ। विवरण के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जब तीसरी मौत हुई, स्टाफ ने मना कर दिया, बच्चे भाग गए, तो आखिरकार प्रशासन ने हार मान ली। रिमांड होम को बंद कर दिया गया ऑफिशियली। हाँ, इमारत खाली करा ली गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। नवंबर 2025 की एक रात इमारत सुनसान, बंद। एक लोकल पत्रकार, शायद इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए या शायद इन्हें सिर्फ अफवाह साबित करने के लिए, हिम्मत करके उस बंद इमारत में गया, रात में। अकेले? हाँ, लगता तो यही है। उसका इरादा था वीडियो सबूत बनाने का, कि देखो यहां कुछ नहीं है। उसने अपना कैमरा लगाया कॉरिडोर में और इंतजार करने लगा। विवरण बताता है कि आधी रात के करीब, लगभग 12 बजे, उसके कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसकी उसने शायद उम्मीद नहीं की होगी। कैमरे की फुटेज में कॉरिडोर के आखिर से एक धुंधली सी सफेद साड़ी पहने परछाई गुजरती हुई दिखी। परछाई? हाँ, बस कुछ पल के लिए, लेकिन दिखी। और उसके फौरन बाद कुछ ही सेकंड में कैमरा जो ट्राइपॉड में था वो अपने आप नीचे गिर गया। रिकॉर्डिंग बंद। गिर गया अपने आप? हाँ, अपने आप। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे, शायद पुलिस या उसके जानने वाले, तो पत्रकार उसी कॉरिडोर में बेहोश मिला। बेहोश? हाँ, और उसका कैमरा, उसकी बैटरी जो उसने पूरी चार्ज की थी, वो बिल्कुल खत्म थी, डेड। बैटरी भी खत्म? ये तो अजीब है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात है, वो कैमरे के बंद होने से ठीक पहले रिकॉर्ड हुई आवाज है। जब बाद में उस कैमरे की मेमोरी से डेटा निकाला गया और आखिरी कुछ सेकंड का ऑडियो सुना गया, तो उसमें कथित तौर पर एक बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो कह रही थी, मैं सावित्री हूं, ये मेरा घर है। ओहो, ये घटना, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये तो कहानी का जैसे चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स। ये उस पूरी कहानी को, उस किंवदंती को एक तरह का सबूत देती है। इसमें वो सारे तत्व हैं जो हमें अक्सर ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली कहानियों में मिलते हैं। धुंधली परछाई दिखना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अजीब तरह से बंद हो जाना, बैटरी खत्म हो जाना और एक डरावनी अस्पष्ट सी आवाज़ रिकॉर्ड होना। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम इसे विवरण का एक नाटकीय हिस्सा माने, कहानी को ताकत देने वाला एक हिस्सा, न कि कोई वैज्ञानिक सबूत। लेकिन ऐसी घटनाएं ही होती हैं जो किसी जगह से जुड़ी कहानियों को अमर बना देती हैं। ये सबूत चाहे कितना भी शक वाला क्यों ना हो, सावित्री के श्राप की कहानी को और पक्का कर देता है। तो इस पूरी कहानी का इस विवरण के हिसाब से नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि दरभंगा का वो सरकारी रिमांड होम आज भी बंद है, खाली, वीरान, शायद अपनी कहानियों के बोझ तले दबा हुआ। सरकार ने उसे दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की या शायद हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कहानी उस बंद दरवाजे पर रुकी नहीं। विवरण के अंत में लिखा है कि आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में, खासकर आधी रात के बाद, उस बंद इमारत से अजीब आवाजें आती हैं। अब भी? हाँ, कभी जैसे कोई औरत सिसक रही हो, तो कभी जैसे कोई दर्द में पुकार रहा हो, बच्चों को वापस ला दो, मेरे बच्चों को वापस ला दो। ये पूरी कहानी, जैसा कि इस स्रोत ने हमारे सामने रखी है, यह हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या सावित्री का भूत सच में है या नहीं, बल्कि ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ जगहें अपने साथ इतना दर्द,
इतनी भारी यादें, इतना इतिहास समेट लेती हैं कि वो खुद एक जिंदा चीज जैसी लगने लगती हैं। कैसे सावित्री देवी जैसी दुखद कहानियां, जो शायद गहरे अन्याय, बेबसी, अनकहे दुख से जुड़ी होती हैं, वो लोक कथाओं, अफवाहों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं। कैसे वो ना सिर्फ उस जगह को एक पहचान देती हैं, बल्कि हमारे डर को, हमारी सोच को भी आकार देती हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सामूहिक डर, अनिश्चितता और शायद संस्था की खामियां मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार कर सकती हैं जहां तर्क पीछे रह जाता है और किंवदंतियां जन्म लेती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं तो क्या हम सिर्फ एक भूत की कहानी सुन रहे होते, या हम उस समाज के दबे हुए डर, उसकी भूली हुई नाइंसाफियों और उसके सामूहिक मनोविज्ञान की परतें खोल रहे होते हैं? ये वो सवाल है जिस पर शायद इस विवरण को जानने के बाद हम सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। किसी जगह का श्रापित होना, क्या ये सिर्फ अलौकिक ताकतों का खेल है, या ये इंसानी त्रासदियों और यादों का उस जगह पर जम जाना है?